चलिए सब हो गया है। पता चल जाएगा। अभी हाँ ठीक है, आ गई आ गई आ गई, बिल्कुल ठीक है। कैसा फिल्टर? ओके है साउंड। हेलो, अच्छा माइक नहीं था। हाँ ठीक है, आ गई आ गई। क्या ये आवाज़ चेक करना जरा इसमें ना, कैसी आ रही है पहले जो है। सही आ रही? इसमें देखना है कैसा आएगा, मेरे को बताना आवाज़ पहले की जैसी आ रही क्या है। चलो बोलिए। पहले जितनी क्लियर नहीं आ रही है। सही हो गई। चलिए भाई बच्चों, जो अब का टॉपिक है हमारा वो है लॉसेस। और लॉसेस कौन से लॉसेस की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस की बात। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आपके पास लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस कहाँ कहाँ होते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं और कि इनको क्या बोलते हैं। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है भाई, और ये इसकी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, इसमें दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। लॉसेस सिंपल सी बात है, जितने भी लॉसेस होते हैं आपके पास वो हीट के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है। साउंड देखो एक बार, है ना? जी चलिए, हीट के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है। साउंड चलिए, तो हीट के रूप में बाहर निकलते हैं, जिससे मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? रिड्यूस होती है। दो प्रकार के लॉसेस होते हैं इसमें, कोर लॉसेस होते हैं और आपके कॉपर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस जिनको हम आयरन लॉसेस बोल देते हैं, या इनको कांस्टेंट लॉसेस भी बोल देते हैं भाई। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये लोड चाहे हमारा बढ़े या घटे, ये हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट ही रहते हैं। और जो ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके पास कोर है, ये आपके पास क्या है? कोर। तो इस कोर में जो लॉसेस होते हैं, कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। ठीक है, या इनको कांस्टेंट लॉसेस भी बोल देते हैं। दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कहाँ होते हैं हमारे पास? ये जो वाइंडिंग है, कॉपर कहाँ पे? प्राइमरी वाइंडिंग में है, सेकेंडरी वाइंडिंग में है। तो यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं। तो आपके पास जो प्राइमरी वाइंडिंग में और इसमें सेकेंडरी में, तो जो इसके कारण लॉसेस होते हैं क्या कहलाते हैं? कॉपर लॉसेस। सिंपल सी बात है, जो कोर में लॉसेस हो रहे हैं कोर लॉसेस, क्योंकि वो आयरन की होती है आपके पास, और तो इसलिए आयरन लॉसेस बोल देते हैं जो आयरन में हो रहे हैं, और कॉपर लॉसेस जहाँ पे कॉपर होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ये जो लॉसेस होते हैं आपके पास भाई, कोर लॉसेस। ये कोर लॉसेस आपके दो चीजों से मिलकर बने होते हैं भाई बच्चों। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा होता है मेरे पास एडी करंट लॉसेस, और इसको पीआई से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं पीएच यानी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस, और दूसरा है मेरे पास एडी करंट लॉसेस, इन दोनों का सम क्या कहलाता है मेरे पास? टोटल कोर लॉसेस। तो इनके जरिए आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ये चीजें होती क्या है भाई आपके पास, आयरन लॉसेस और क्या हो रहा है यार इसमें। ठीक है। अब बारी आती है आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस की। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस आपके पास होते क्या है? तो पहले तो देखो भाई, आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस होते क्या है? तो फॉर्मूला हो गया हिस्टैरिसीस लॉसेस का। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर क्या होता है आपके पास? अगर मेरे पास कोर है, तो कोर पे आप सप्लाई क्या दे रहे हो भाई? एसी तो दे रहे हो।
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये जो मैग्नेटिक कोर है, यहां पे एक बार N बनेगा, मैंने पहले बताया यहां S बनेगा, एक बार S इधर N इधर, तो ये पूरा का पूरा N से S इधर और फिर S से N इधर बन रहा होगा, तो यानी कि मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है उसके कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसी को हम बोल देते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो यानी कि इसमें भी तो कुछ भाई मैग्नेटिक रिवर्सल N से S बन रहा, S से N बन रहा, N से S, S से N, तो इसमें कुछ तो लॉसेस हो रहे होंगे। तो इस लॉसेस जो इस चीज के मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण होते हैं उन वाले लॉसेस को बोल देते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो इसको लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, स्टील ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट का यूज करते हैं। ये पूछा जाता है हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रिलक्टेंस बहुत लो होता है, इजिली फ्लक्स पास हो जाता है। तो यानी कि हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे यहाँ पर जिसमें करंट जिसमें फ्लक्स इजिली पास हो सके। ओके भाई बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्या, हिस्टेरेसिस लॉसेस। और भाई हिस्टेरेसिस लॉसेस आपको साफ पता चल रहा है फॉर्मूले से, अगर आप बात की जाए तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या कह रहा है आपके पास, ये है मेरे पास हिस्टेरेसिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रहेगी, एफ क्या है मेरे पास, ये हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है, ये क्या हो गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे पास भाई क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इसकी पावर है 1.6 भाई, इसकी पावर है, और किस में निकालते हैं, वाट मीटर क्यूब में, यानी कि मीटर क्यूब का मतलब अगर आपके पास कोर 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लेते हैं भाई, ये कोर होती है ना आपके पास, तो उसका एरिया वॉल्यूम होगा ना, तो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची रहेगी, तो उसमें लेंगे हम। ओके, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, अब देखिए इन चीजों को समझते हैं। हमें पता है, यहां से साफ पता चल रहा है कि मेरे पास जो PS से डिनोट कर रहा भाई मैं हिस्टेरेसिस लॉसेस को, अगर मेरे पास यहां से साफ पता चला फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये लॉसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन क्या है मेरे पास में फ्लक्स डेंसिटी का जो एरिया है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है भाई, देखना एक इक्वेशन हमने पढ़ी है कि V1 इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, 4.44, ठीक है, F phi m N1, ये इक्वेशन पढ़ी है आपने। तो और दूसरा आपने क्या पढ़ा है यहां पर, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। अब देखिएगा आप, दूसरा आपने क्या पढ़ा है यहां से, दूसरा पढ़ा है आपने कि मैंने जो फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा है Bm इक्वल टू क्या होता है, phi m अपॉन के a, ये पढ़ा है फ्लक्स डेंसिटी, और यहां से phi m इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, Bm इंटू a, ये आ गया। अगर ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो देखना यहां से V1 इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरे पास 4.44 F Bm इंटू a N1, ठीक है, और यहां से V1 अपॉन के F, या V ले लो, V अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है तो V1 ले रहे हैं आप, ठीक है, या V ले सकते हो, अपॉन के क्या हो गया भाई मेरे पास 4.44 F तो नीचे चला गया, F तो नीचे चला गया, ठीक है, तो यहां क्या बचा Bm इंटू a N1। तो मुझे पता है कि A एरिया है उसका, कोर का N भी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि जो Bm है मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन के F के ये है। तो मेरा Bm यानी कि ये वाली वैल्यू या फ्लक्स एरिया कांस्टेंट और Bm डायरेक्टली साफ प्रोपोर्शनल है phi m के, यहां से पता चल रहा है मेरे पास, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो कब कांस्टेंट रहती है, वो एक ही कंडीशन में कांस्टेंट रहती है जब भाई मेरे पास कहीं पर भी Vf का रेशो कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को याद रखना, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉसेस मेरे पास कब डिपेंड करेगा, यहां पे देखो ये कांस्टेंट है,
एफ फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बीएम भी आपका कब कांस्टेंट रहेगा, जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। उस केस में है ये, जब व्हेन V बाय एफ का रेशो कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में हिस्टैरिसीस लॉसेस आपके फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेंगे। ये चीज याद रखना, कम होंगे तो कम होंगे, कम होंगे तो कम होंगे। ठीक है भाई, V बाय एफ का रेशो आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर V को कांस्टेंट रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो ये वाले लॉसेस क्या होंगे आपके पास, ये कम होगा। अभी देखते हैं इसका भी फंडा। आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी भाई आपको। तो चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ते हैं। किस कंडीशन में बढ़ते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ का रेशो जब कांस्टेंट रहे। तो यहां से याद रखना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है भाई। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं BM की वैल्यू में इसमें पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, देखना अभी यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है। तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास ये कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूं इसको, है ना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो F इंटू BM की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, V बाय एफ की पावर 1.6। तो क्या मैं इसको PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, और इसको सोल्व करके V की पावर 1.6 है भाई आपके पास, और इसे F इंटू क्या F की पावर 0.6 लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट में वो डिवाइड हो जाती है F से F, और PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1.6 और F। तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर मैं बात करूं भाई हिस्टैरिसीस लॉसेस की, अगर मैं इस वाली को यानी कि वोल्टेज को मैं कांस्टेंट रख दूं, वोल्टेज को कांस्टेंट रख दूं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर मेरा हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होगा, रिड्यूस होगा। इस चीज का याद रखना। यहां पे क्या कह रहा था आपके पास, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ रहा था, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन वो कब है केस, जब आपके पास V बाय एफ का रेशो कांस्टेंट है। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि काफी जगह ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे क्या होता है। तो आमतौर पे अगर नहीं गिवन है तो आप यही फंडा मान के चलोगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो दी हुई सप्लाई वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को कांस्टेंट ही माना जाता है। वोल्टेज भी कांस्टेंट आती है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट आती है, तो हम ये रेशो मान के चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर वो कह देता है कि अगर वो आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि हाँ भाई मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, देन हिस्टैरिसीस लॉसेस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, तब आप ये फंडा लगाओ कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे हिस्टैरिसीस लॉसेस मेरे कम होंगे, क्योंकि वहां पर ये मेरे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है V बाय एफ के रेशो पर डिपेंड करती है, और V बाय एफ का रेशो क्या हो जाता है, कम होता है। इस वजह से आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस भी कम होते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आ गई होंगी आपको समझ में। हिस्टैरिसीस लॉसेस दो प्रकार से पूछेगा वो कि V बाय एफ का रेशो क्या है। ओके, क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपके पास। अब बारी आती है एडी करंट वाले पे। कहाँ है एडी करंट भाई, एडी करंट क्या होते हैं, मैंने देखो डायग्राम भी बना रखा बड़ा खूबसूरत सा। एडी करंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि जो कोर होती है, देखो एक कोर दिखा रखी है ना, ये छोटे छोटे पीस में काट रखी है भाई हमने, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर, यानी कि जब पीस में छोटे छोटे पीस में काट देते हैं लेमिनेट। अब लेमिनेटेड क्यों करते हैं, अगर आपके पास भाई ये मोटी कोर है, इसका मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ, अगर मैं मोटी कोर यूज करूँ तो इसमें भाई सिंपल सी बात है, इसमें चेंजिंग फ्लक्स तो हो ही रहा कोर में। अगर कोर में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कोर में भी तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और जब कोर में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पूरी कोर शॉर्ट है तो उसमें करंट पास होगा, और करंट पास बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ये I²R इसमें हीट वो निकलेंगे इसमें लॉसेस, और वो वाइंडिंग को जला देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटी करने के लिए अगर मैं इसको काट दूं छोटे छोटे हिस्सों में काट दूं तो इस वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फिर ये करंट इधर इधर फ्लो करती है, इधर बस इन। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, लेमिनेट। तो भाई ये आता है आपके पास एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, आप कोर को लेमिनेट कर देते हैं। एडी करंट लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द कोर ऑफ थिन लेमिनेशन। जितनी पतली कोर यूज होगी उतना ही आपके पास क्या होगा, लेमिनेशन, उतने ही आपके पास लॉसेस कम होंगे भाई।
आई बात समझ में। तो ये था एडी करंट। एडी करंट होते क्या है आपके पास, एडी करंट होते हैं भाई कि जब मेरे पास कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, और अल्टरनेटिंग जब फ्लक्स होता है तो उससे वेरिंग फ्लक्स बनता है, वेरिंग फ्लक्स से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसके कारण इसमें करंट फ्लो होती है। उस करंट के कारण यहाँ पे ईएमएफ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है इसी कोर के अंदर, उसी को एडी करंट बोल देते हैं। हिंदी में बोले तो भंवर धाराएं जिनको बोलते हो आप, हिंदी में बोले तो भंवर धाराएं, और गर्मी पैदा करती है ना, हीट। वो तो चाहे लॉसेस कोई से भी हो, और इनको रिड्यूस किया जाता है, ये याद रखना बहुत बार आता है, लेमिनेट करके, थिन लेमिनेट करके। तो यहाँ से 4 मेरा पता चल गया, ये हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा मटेरियल पे। ये फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, आप कोर पे कितनी अप्लाई कर रहे हो। ये सेम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या, थिकनेस, ये नई चीज है, ये थिकनेस ऑफ लैमिनेटेड कोर। कोर की थिकनेस है भाई ये लेमिनेटेड कोर की। यानी कि अगर मैं इन चीजों को, मैं एक क्वेश्चन पे आया, इन चीजों को किसी भी प्रकार से कांस्टेंट करता हूं तो PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T स्क्वायर के, यानी कि थिकनेस के। पहले थिकनेस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर आप इसकी मोटाई डबल कर दोगे तो एडी करंट 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ये क्या रखते हैं हम, पतली से पतली, मिनिमम थिन रखते हैं, थिन, वेरी थिन। तो जितनी पतली कोर करोगे आप उतने ही लॉसेस इसमें क्या होंगे बच्चों, कम से कम होंगे। तो पूछ लेता है, अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कोर की जो वो है लेमिनेशन है उसकी पहले की रेस्पेक्ट में आधी कर दी तो लॉसेस पे क्या प्रभाव, 4 गुना कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, स्क्वायर टाइम है, ठीक है। इसकी थिकनेस को डबल वो करोगे तो 4 गुना कम हो जाएंगे। ये तो था कॉन्सेप्ट थिकनेस का। थिकनेस के कम करने से लॉसेस भी कम होंगे। ओके, अब आते हैं उसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम जो उसमें था, वोल्टेज और उसका रेशो भी अब इसमें देखते हैं भाई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, PE, इसे इक्वेशन 1 मान लो। ये भी भाई वाट मीटर क्यूब में है, यानी कि कोर का कितना एरिया है, वॉल्यूम कितना है, और उसमें कितने वाट का वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। मान लो इसने बोला कि भाई 20 वाट मीटर क्यूब, यानी कि 20 वाट का लॉस हो रहा है किसमें, एक मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची वो ले रहे हो आप, क्या, कोर, उसका अगर वॉल्यूम इतना है तो, ठीक है। तो यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखना भाई में, ये तो कांस्टेंट है, F स्क्वायर हो गया, BM स्क्वायर हो गया, और T स्क्वायर हो गया। T को भी काट दो क्योंकि थिकनेस है वो कांस्टेंट है, एक बार आपने बना दी तो बना दी, है ना भाई। एक बार कोर आपने बना दी तो बन गई वो, बाद में अंदर जाके थोड़ी मोटाई चेंज करोगे उसकी। अब आ जाता है इन दो चीजों के ऊपर भाई। तो ये तो आपने पढ़ा ही है भाई, BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने फाई M इंटू ए कर लो, जो पढ़ा है आपने। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी अगर बात की जाए, आपके पास एक फॉर्मूला वो पढ़ा है आपने, इसमें V इजकल टू क्या है, या E इजकल टू क्या पढ़ा आपने, 4.44 F 5 M और N, ठीक है भाई। तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा जाए तो किस किस के ऊपर निर्भर कर गया, ये किसके, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट F और 5M के ऊपर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 5M की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखना V, ठीक है। यहाँ पे ये तो इक्वेशन यहाँ से आई है, इक्वेशन 1 ले लो आप, इसी में ले लो, ठीक है। यहाँ से V बाय F और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से भी, ये भी मुझे पता है क्या, सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा 5M, ठीक है। तो मेरा फाई या फ्लक्स डेंसिटी कब कांस्टेंट रहेगी, जब मेरे पास V बाय F का रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो जहां पर मेरे पास 5M है या BM है, मैं वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं। एरिया तो फिक्स है आपके पास, तो इसमें वैल्यू पुट करना भाई, इसकी वैल्यू PE एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर इंटू BM की वैल्यू क्या है, 5M इजकल टू, यार सिंपल सी बात है, ये क्या था मेरे पास, ओ मैं गलत कर गया है, 5/A नहीं है, 5/A था, बेटा ये क्या था, 5M/A, और यहाँ से 5M इजकल टू BM इंटू A। तो यहाँ से मैं कैसे भी डायरेक्टली BM ये निकाल लीजिए। वैसे तो इजकल टू रख दो, कांस्टेंट का वो रोल करता नहीं यहाँ पे,
चलिए खैर इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो कहाँ थे हम, हाँ बी एम पे। तो बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल सी बात है, क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फाई एम की। तो वैल्यू पुट कर दो, या बी एम इक्वल टू, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, v बाय एफ का रेशो, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वी एम है। तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा जाए तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन के, इससे घट गया। तो एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवल वी स्क्वायर के होंगे। अगर वो कहता है भाई मेरे पास, ठीक है, अब देखो मैं बता दूं आपके पास, यहां से एडी करंट लॉसेस के दो फंडे निकल रहे हैं। यहां से अगर मैं बात करूं पीई, मैं इसको भी कांस्टेंट रखूं, और ये वाला वैल्यू कब कांस्टेंट रहेगा, जब मेरा v बाय एफ का रेशो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप भाई वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपके पास ये फ्लक्स डेंसिटी चेंज होनी ही होनी है। फाई एम था ना यहाँ पे, फाई एम की जगह क्या कर दो, बी एम कर दो लोग। तो ये अगर मेरी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये चेंज होना ही होना। या तो अगर आप दुगने की वृद्धि इसमें कर रहे हैं, दुगने की इसमें, तभी तो ये वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये v बाय एफ का रेशो कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर रहेगी मेरे पास इस वाले केस में, अगर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखना एफ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जब मेरा v बाय एफ का रेशो कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज नहीं है तो क्या होगा, मान लो बोल देता है भाई मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। अगर मैं क्या करता है, उसने बोला कि भाई मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा हूं मैं। उसने बोला कि वोल्टेज कांस्टेंट है बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो एडी करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एडी करंट से इंडिपेंडेंट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हो तो। लेकिन वो बोलता है केवल कि हाँ मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि v बाय एफ का रेशो कांस्टेंट रख रहा है। यानी कि अगर वोल्टेज को डबल किया उसने और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी तो आपका जो एडी करंट लॉसेज है स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में भाई, क्लियर है? आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ साउंड ऑन और v बाय एफ का रेशो क्या हो जाता है, कम होता है। इस वजह से आपके एक्सप्रेशन कम होते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगली होंगी आपको समझ में एक्सप्रेशन दो प्रकार से पूछेगा। चलिए इस वाली क्लास में बेटा आपकी थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, आई मीन हो रही है, मतलब कंपेयर टू पूरा सिस्टम में ही कुछ दिक्कत आ गई थी। वेल कोई नहीं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में तो आपको आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम जरा सा। ठीक है, ये हो गया आपके पास ये एडी करंट लॉसेस। ठीक है, एक और लॉसेस रह गए अभी तो यार, मैं ये लॉसेस, चलिए मैं पहले क्वेश्चन करा देता हूँ आपको ना, किस पर, लॉसेस पर क्वेश्चन लिखवाते हैं। इसका पीपीटी में तो लिखा नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से इसको लिखवाता हूँ, समझाता हूँ मतलब। चलिए अब देखो क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आते हैं भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। तो भाई ये चीज पॉइंट कर लेना आप, इसमें लिख लेना पॉइंट ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यदि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं आपके, रिड्यूस होते हैं। और यदि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो एडी करंट आपके कांस्टेंट रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम कि एक ट्रांसफॉर्मर है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम, मुझे पता है कि क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि एक ट्रांसफॉर्मर है ऑपरेटिंग, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना, ऑपरेटिंग हो रहा है 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, और फिर उसकी क्या की, फिर उसकी हमने जो चेंज कर दी किसमें, उसकी टर्मिनोलॉजी में, वोल्टेज में। वोल्टेज हमने 400 ही रखी और फ्रीक्वेंसी कर दी हमने 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो इसके लॉसेस पूछे उसने,
तो लॉसेज क्या है इसके, PH हिस्टेरेसिस लॉसेज और PE। उसने पूछा है 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये बढ़ेंगे या घटेंगे या घटेंगे या बढ़ेंगे या दोनों बराबर रहेंगे या फिर कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखते हैं, आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इसे आप पूरा लिखना कि एक ट्रांसफार्मर है, वो ऑपरेट हो रहा है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर। यदि उसकी सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट ही रखी जाए और फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी, चेंज कर दी, तो हिस्टेरेसिस लॉसेज और उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब वैल्यू निकालना हम बता देंगे बाद में, एक क्वेश्चन लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसकी चेंजिंग उस पर। तो इसने क्या बोला भाई, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट रहे, वोल्टेज कांस्टेंट है। देखो इसकी वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हमें दूसरे वाला फंडा अपनाना पड़ेगा, है ना। V/F को रेशो कांस्टेंट नहीं, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यानी कि सिंपल सी बात है, PH के केस में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। अगर मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये आ गया। और PE इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेशो क्या आया था मेरे पास, V² आया था ये, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये वाले PH क्या रहेंगे भाई मेरे पास, ये तो डिक्रीज होंगे, ये क्या होंगे, डिक्रीज। और PE क्या हो जाएंगे मेरे पास, सेम, नो चेंज। तो यानी कि ये पॉलिसी अपनी रहेगी, किसी में डिक्रीज होगा, किसी में इंक्रीज, किसी के सेम रहेंगे। तो एडी करंट लॉसेज आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, सेम रहेंगे या फिर इसको कांस्टेंट रहेंगे। एक क्वेश्चन तो बच्चों ये हो गया आपके पास। इस प्रकार से आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चंस। हो गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम, कोई अच्छा सा। हो गया, चलिए अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हटा दो इसको। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। उसने बोला है एग्जाम्पल, ठीक है, क्या कह रहा है, 250 वोल्ट देने पर 50 हर्ट्ज देने पर एडी करंट लॉस। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, उसने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर है भाई, ठीक है। इसको अगर मैं 200 वोल्ट दे रहा हूं और 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा हूं, तो इसके एडी करंट जो लॉस है, एडी लॉसेस, आप पूरा लिखना इसमें। एडी लॉसेस है उसके भाई 250 वॉट, एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। फिर उसने बोला एंड, अब उसको मैंने क्या किया है, मैंने इसको कर दिया है 400 वोल्ट की सप्लाई दे दी है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखी है। देन एडी करंट लॉसेस क्या होंगे, यानी कि PE क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। एक ट्रांसफार्मर है, सप्लाई 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे उसके जो लॉसेस है वो 250 वोल्ट है। 400 वोल्ट दी और 50 हर्ट्ज रखी। अब यहाँ पे केस देखो क्या है, क्या मेरा V/F का रेशो कांस्टेंट है भाई। अगर V/F का रेशो कांस्टेंट होता तो मुझे पता था PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, ये। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि V यहाँ पे 200 है देखो, और डिवाइड बाय 50, तो इसका तो 400 है भाई, 4 आ गया। और इस वाले का देखना 400 डिवाइड बाय 50, तो इसका 8 आ गया। तो बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है। तो ये वाला फंडा डायरेक्टली F² के किस आधार पे लगता है वो आपको पता है। तो मुझे पता वोल्टेज के हमने अभी निकाला था, PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² था, है ना। अगर V/F रेशो नहीं था तो वोल्टेज के मुझे पता है, तो 200 वोल्ट पे कितना है भाई, V² था ना, 200 वोल्ट पे कितना है मेरे पास, 250 रखो। तो सिंपल सी बात है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना वोल्टेज बढ़ने पे, तो 400 पे कितना हो जाएगा, ठीक है, मान लो x हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल दो आप, x की वैल्यू, तो 250 इंटू 400 इंटू 400 डिवाइड बाय 200 इंटू 200, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गया,
यहाँ से ये कट गया, इससे 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया भाई, x इक्वल टू मेरे पास 1000 वॉट। वोल्टेज को डबल करने से वैसे यही पता चल रहा था, वैसे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये 200 एक सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हो रहा है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा डबल करने पे, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं आपके पास भाई। ओके, ये हो गया आपके पास लॉसेस का। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम आपका, ठीक है, कोई अच्छा सा उदाहरण मैं देख लूँ इसमें जो रेशो वाला दिखा रहा हो। चलिए भाई, अब देखिए, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम जो लॉसेस वाला है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को ऐसे। एक ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस 2500 वाट है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल लेते हैं एक और लॉसेस वाला। एक ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस 2500 वाट है, ठीक है। इसने बोला भाई 2500 वाट है जब सप्लाई 440 और 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 800 एक सेकेंड, टोटल लॉसेस बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। ये टोटल लॉसेस में थोड़ा सा गलत है, मैं इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। टोटल इसने आयरन लॉसेस की बात की है, टोटल आयरन लॉसेस। टोटल लॉसेस में आपके कॉपर लॉसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल आयरन लॉसेस की बात कर रहा है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। 2500 वाट है भाई। तो इसने बोला है कि, और ये किस पे, एट सप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा लिखा हुआ था। एट सप्लाई कितनी है भाई मेरे पास, 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इतने पे अगर, ठीक है। और फिर इसने बोला है हाँ कि अगर, और ये दे दिया 440 50 हर्ट्ज पे इतना है आयरन लॉसेस, और कितना दिया है इसने, 200, क्या दिया है इसने, 220 और 50 हर्ट्ज वोल्ट, ठीक है। तो इसने बोला है 220 वोल्ट पर, इसलिए पीपीटी बना लेनी चाहिए, थोड़ा यार टाइम नहीं लगा इसके एग्जांपल लेने में, इससे आगे पीपीटी बनी नहीं एक्चुअली, है ना, जो क्वेश्चन में पहले ही लिख लेता। 50 नहीं, ये 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज पे तो लिखा रहे तो ज़्यादा सही रहता है। चलिए आगे से क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा देंगे। और 25 हर्ट्ज पर जो लॉसेज है आपके पास वो है 850 हर्ट्ज, वो सॉरी 850 वॉट। तो इसने बोला भाई एडी करंट लॉसेज बताइए आप, एडी करंट लॉसेज बताइए, पीई यानी कि एडी करंट लॉसेज कैसे बताओगे आप। अब आपने भाई देखो सिंपल सी बात है ना, वैसे तो मैंने बता दिया लॉसेज भाई ये बहुत अब आने लगे एसएससी लेवल तक के सवाल है, लेकिन स्टेट लेवल में मुझे लगता नहीं जल्दी से आ जाएगा। चलिए खैर, तो इसने हमने क्या पढ़ा था भाई, मुझे पता था P। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इसका V बाय एफ रेशो कॉन्स्टेंट है। हाँ भाई कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अगर मैं V वोल्टेज 50 तो इसको निकालूंगा और फिर यहाँ पे V बाई एफ रेशो करूँगा, ये आधी की तो फ्रीक्वेंसी भी आधी कर दी, यानी कि मुझे साफ पता है PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F रहना है और PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर रहना है। सिंपल सी बात है। अगर मैं बाकी सारे कांस्टेंट ले लूँ, मुझे पता है हिस्टैरिसीस लॉसेस के KH इंटू BM वगैरह वो सब ले लूँ,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एफ यानी कि एडी करंट लॉसेज इजकल टू बी एफ स्क्वायर इजकल टू टोटल आयरन लॉसेज, टोटल आयरन लॉसेज लिख सकता हूं भाई मैं, ठीक है। तो या ये आ गया आपके पास, ये कब है, क्योंकि मेरे पास यहां पे मैंने क्या किया, V बाई एफ रेशो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, V बाई एफ का रेशो कांस्टेंट है, देन ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो अगर मैं यहां से कर लूं, F कॉमन ले लूं, तो यहां से A प्लस के बी एफ इजकल टू जो आयरन लॉसेज है टोटल लॉसेज डिवाइड बाय एफ आ जाएगा, F कॉमन लेके यहां से, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां से A प्लस के B, ये क्या है मेरे पास, ये हिस्टेरिसिस लॉसेस को शो कर रहे हैं, और ये मेरे पास B, ये वाला कंपोनेंट हिस्टेरिसिस लॉसेस को है, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या है, एडी करंट लॉसेस को शो कर रहा है। A प्लस के बी एफ इक्वल टू टोटल लॉसेस कितने थे भाई मेरे पास 2500, और डिवाइड बाय कितने पे थे 50 हर्ट्ज पे। तो इससे इसे काट दो जरा, और 5 से इसे काटोगे तो 5 पंजे 25। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, A प्लस के बी एफ यानी कि बी एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और इसे काट ही रहे तो आप 50, इक्वेशन 1 आ गई। इसी प्रकार से मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो भाई मैं इसमें वाली में वैल्यू पुट करूंगा, सेम वही कंडीशन लगा के। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, उसने बताया कि 220 वोल्ट पे यानी कि A प्लस के B कितने पे 25 हर्ट्ज पे 440 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई इसके पास, डिवाइड बाय कितनी है फ्रीक्वेंसी भाई मेरे पास, इस 440 में सॉरी कितना था लॉसेस, तब आयरन लॉसेस क्या थे मेरे पास, तब आयरन लॉसेस देखना बच्चों क्या थे भाई मेरे पास 850 और डिवाइड बाय 25। तो सोल्व कर दो भाई इसको, अगर मैं कैलकुलेटर से सोल्व करूंगा इसको, ये हो जाएगा आपके पास, कहाँ गया कैलकुलेटर, $850 डिवाइड बाय 25 34। तो ये हो गया A प्लस के B 25 34, इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई भाई बच्चों, देखो एक तो ये और एक ये। यहां से मैं क्या A और B की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इधर कर दूं मैं इसको, दिखाई तो दे ही रहा आपको A और B की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो A इससे कैंसिल, मुझे क्या चाहिए एडी करंट लॉस चाहिए, तो मैं A से A कैंसिल कर सकता हूं, कर सकते हो, या यहीं पे कर दूं। लो ये इक्वेशन बनेगी A प्लस के 50B इजकल टू 30 सॉरी 50, और यहां से A प्लस के 25B इजकल टू 34, माइनस कर दो, लो ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया भाई आपके पास कितना, ये तो कर ही लोगे 15B इजकल टू बेटा 16 है ना, और B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 बटे कितना 15, 16 बटे 15। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालने, लॉसेस निकालने, कौन से, एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस कौन से थे मेरे पास, ये थे, कहां थे भाई, टोटल बी एफ स्क्वायर, ठीक है, बी एफ स्क्वायर और प्लस के हिस्टेरिसिस लॉसेस ये थे। तो सिंपल सी बात है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आपको पता ही है, तो 50 हर्ट्ज पे निकाल लो, चाहे उस पे निकाल लो, आप इस पे क्या बोलते हैं 25 हर्ट्ज पे भी निकाल सकते हो। तो करना जरा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 16 एफ, ये कर लो 16 बटे 15 इंटू एफ स्क्वायर कितना 50 पे अगर निकाल लो आप, तो 50 इंटू 50 कर दो, कैलकुलेशन करो भाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 50 इंटू 50, ठीक है, इंटू कितना है 16, और डिवाइड बाय कितना है 15। क्या हो आ रहा हूँ
10 मिनट में आ रहा हूँ सर। बी की वैल्यू यार ये आई थिंक कुछ गड़बड़ आ रही है हमारे पास। 25 में, सॉरी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो इससे ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। अब देखो 50 में से भाई ऐसी गड़बड़ हो जाए, 50 में से 25 गए, 25 आना था बेटा, और ये 16, ठीक है, तो ये 16/25 होना था। तो बी की वैल्यू आनी थी आपकी ये, तो निकालोगे तो आप ये बी एफ की वैल्यू अगर आप निकालो, ये क्या है, एडी करंट लॉसेस मेरे पास, तो ये हो जाएगा, आप देखो करो इसको, ये हो जाएगा 25, तो ये आ गया आपके पास कितना है, 50 × 50 × 16 डिवाइड बाई 24, 1600 वाट। तो भाई क्या हुआ, जो 2400 वाट थे मेरे पास, 2500 वाट, 2500 वाट में भाई बच्चों मेरे कितने थे, 2500 वाट में मेरे क्या थे, 1600 वाट क्या थे, एडी करंट लॉसेस थे। ओके, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और तब भी कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि एडी करंट लॉसेस मैंने क्यों लिया, तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है कि इसको एडी करंट लॉसेस और इसको हमने हिस्टैरिसीस लॉसेस क्यों लिया, क्योंकि अब देखो मैं इसको, ये तो उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बी एफ स्क्वायर लिया था ना, मैं बता दूं आपको कि ये लिया क्यों। यहाँ पे हमने ये खुद पढ़ा था, ये देखो PE इक्वल टू क्या था, ये वाला था एफ ए, ये तो हमने भाई इस पूरे कंपोनेंट को, ठीक है, यानी कि F को छोड़ के पूरे को B मान लिया और F स्क्वायर, तो हमने बस केवल B की वैल्यू निकाल दी, बाकी सारी चीजें ना, तो ये एडी करंट लॉसेस हो गया, इसको और इसको हमने सबको क्या B मान लिया। ऐसे ही हिस्टैरिसीस लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो हिस्टैरिसीस लॉसेस में हमने F के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो क्या था यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को और इनको सबको हमने क्या ले लिया था, इसको A मान लिया था, AF, तो तभी तो BF स्क्वायर इक्वल टू टोटल लॉसेस था। ओके, तो यही से निकली है। इस पे और भी ज्यादा क्वेश्चन है, जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चंस सॉल्यूशन और उतना ज्यादा आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, अगली और ऐसे इंटरेस्टेड क्लास के लिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस के क्वेश्चन काफी हद तक आपके कवर हो जाते हैं, तो लॉसेस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक और रह गया यार लॉसेस से, यार अभी कॉपर लॉसेस भी तो रह गए, तो आयरन लॉसेस थे। ठीक है, चलिए भाई, कॉपर लॉसेस आपको पता है वाइंडिंग में होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देख लो कॉपर लॉसेस तो वाइंडिंग में होते हैं, वाइंडिंग में जाने वाली करंट अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी साइड में I1 स्क्वायर इंटू R1 या प्लस के I2 स्क्वायर इंटू R2, ये कॉपर लॉसेस होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर हमारे पास भाई, और इन वाले लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं, वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब ट्रांसफार्मर में मेरा लोड चेंज होगा तो मेरी करंट भी चेंज होगी, और जब करंट चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी और ये वाली करंट भी चेंज होगी, हमने देखा था ऑन लोड पे। तो यानी कि मेरे लॉसेस क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, इसलिए इनको वेरिएबल लॉसेस कहते हैं, क्योंकि ये लोड के वेरी करने के साथ वेरी करते हैं, कम होने के साथ कम, ज्यादा होने के साथ ज्यादा होते हैं भाई। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं PT इक्वल टू, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हो PC इक्वल टू, सॉरी PC है कॉपर लॉसेस, मेरे पास पता है I1 स्क्वायर R0 1, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर देते हैं ना, तब भी ये आएगा, या PC इक्वल टू I2 स्क्वायर, ये उधर जाके R0 2, इनसे भी आप निकाल सकते हो। R0 2 आपको ऑलरेडी बता रखा है, R0 1 आपको मैंने बता रखा है कैसे इंपीडेंस शिफ्टिंग से आप निकालते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास, एक एग्जांपल में इसका भी ले दूं। उसने बोला एक ट्रांसफॉर्मर है फुल लोड पर उसके जो लॉसेस है 1600 वाट है, कितना है 1600 वाट, तो हाफ लोड पर क्या होंगे भाई, तो मुझे पता है भाई कि फुल लोड पर क्या होते हैं, I स्क्वायर R लॉसेस क्या है 1600 वाट है, ये मैंने उसमें जनरेटर में भी कराया था आपको। तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगी भाई, ट्रांसफॉर्मर में करंट आधी हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, I थी I/2 कर दी, तो लोड भी
ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर बाय इंटू आर बाय 4। आई स्क्वायर आर फुल लोड पे थे ना 1600, तो 1600 डिवाइड बाय 4 400। तो यानी कि 4 गुना कम हो जाएंगे। ठीक है, 3 गुना लोड कम करो तो 9 गुना कम हो जाएंगे। डिपेंड करता है कितना लोड कम कर रहे हो, और बढ़ा दोगे तो उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं हाफ लोड फुल लोड पे। याद रखना कि ये वाले लोड केवल वेरिएबल रहेंगे, आयरन लोड या कोर लोड, वो सॉरी आयरन लॉस या कोर लॉस आपका कांस्टेंट ही रहते हैं, उस पे लोड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लोड बढ़े या घटे कोर लॉसेस सेम रहेंगे, और जो कॉपर लॉसेस है वो मेरे वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, तो बाकी और क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के दौरान। बाकी ये लॉसेस थे आपके पास ट्रांसफार्मर के। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।